हेलो स्टूडेंट्स। तो 9th फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो है वर्क एनर्जी एंड पावर। और इससे पिछले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो था फ्लोटेशन। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर में जैसा हमें समझ में आ रहा है कि तीन कंसेप्ट हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वन वन कंसेप्ट को लेकर हम क्लियर करेंगे कि वर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की है, और पावर क्या होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले क्या है टर्म्स हमारा वर्क। ठीक है, तो वर्क किसे बोलते हैं, तो पहले वर्क को थोड़ा सा हम स्टेट कर लेते हैं या पहले हम समझ लेते हैं कि सपोज करो एक ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हम ऐसे एक फोर्स लगाएं F, क्लियर, और इसे हम यहां डिस्प्लेस कर दें, इसी ब्लॉक को ये डिस्प्लेस कर दिया तो हम बोल सकते हैं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। या फिर मे भी पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक ब्लॉक हो, इसके ऊपर हम ऐसे फोर्स लगाएं और इसे ऐसे डिस्प्लेस कर दें यहाँ पर, तो भी हम बोलेंगे वर्क डन। ठीक है, फोर्स अप्लाई की, ब्लॉक की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ और ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ तो हम बोल सकते हैं वर्क डन। ठीक है, अब फोर्स की तरह कंडीशंस हो सकती है, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जो होता है वो वर्क डन। तो इसका मतलब है वर्क डन हम किसको बोल सकते हैं, तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to work is said to be done when force apply on object। ठीक है, फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। ठीक है, तो हम कब कह सकते हैं वर्क डन कब होगा, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए अपने प्लेस से, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन। ठीक है, अब सपोज करो कि ये ब्लॉक था, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करी लेकिन ये अभी भी यही है, तो क्या हम बोल सकते हैं वर्क, तो यहां पर वर्क जीरो है, यहां पर वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है वर्क किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो सिंपल है कि जो वर्क डिपेंड ऑन फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क सीधा सीधा दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं वर्क कब होगा, जब फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम बोल सकते हैं वर्क। तो इसका मतलब अगर हम W की बात करें वर्क की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, वर्क डन। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल अगर इसे सिंबल्स में लिखें तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाता है आपका वर्क। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर। अरे सुन में, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क हम कब बोलते हैं, जब फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट हो। तो सीधा सीधा है कि फोर्स इज डिपेंड वर्क इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो किन बातों पर डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लगाई है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और सेकंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस बातों पर वर्क जो है एक्ट करेगा। वर्क इस बातों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कुछ थोड़ा थोड़ा कि वर्क क्या होता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट वहां से डिस्प्लेस हो जाए तो हम बोल सकते हैं वर्क डन। ठीक है, कंडीशंस हमारी कैसी भी हो सकती है फोर्स की। वर्क डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू एन एम एम W इज इक्वल टू एन एम। एंड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा से और हम इसको क्लियर करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि भाई वर्क जीरो है, यानी W की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो आपसे पूछ सकता है क्या कंडीशन हो सकती है। अगर W की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो सकता है जीरो, इस पर फोर्स ही ना लगी हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जीरो है या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर जीरो है तो हमारा वर्क जीरो आ सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई। W इक्वल टू एफ एस, अगर एस जीरो हो जाए तो भी वर्क जीरो, फोर्स जीरो हो जाए तो भी वर्क जीरो। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर हम बोले W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, हेयर एफ इज इक्वल टू जीरो बट एस नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में W का क्या आएगा, जीरो। और आपसे बोला जाए W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, हेयर एस इज इक्वल टू जीरो बट एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो W होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये जीरो की W की कंडीशन है कि वर्क हमें कैसे फाइंड करना है। यानी वर्क सिंपल सी बात है कि वर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। और देखिए, तो क्या फॉर्मूला है इसका, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी आपसे पूछा जाए कि 1 जूल वर्क डन कब बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर देन द वर्क इज 1 जूल। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि 1 जूल ऑफ वर्क किसे कहते हैं, तो
1 जूल ऑफ वर्क कैसे लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट and object displace 1 meter, then work done is 1 जूल। क्लियर हुआ? 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर, तो देन द वर्क डन इज 1 जूल। क्लियर है? अच्छा, ये तो थी इसकी एसआई यूनिट भाई। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। हमसे पूछे भाई इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, तो जूल की सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। जूल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। ठीक है, जूल की सीजीएस यूनिट अर्ग है। न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। मीटर की सेंटीमीटर। तो ये वर्क की आपकी कैसी यूनिट हो गई? सीजीएस। ठीक है, याद रखना है ये सीजीएस यूनिट है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? और थोड़ा थोड़ा रिलेशन हमें पता है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू होते हैं 10 टू द पावर 7, सॉरी 1 जूल। जूल का रिलेशन देखना है अर्ग से। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये रिलेशन है आपके। और मीटर सेंटीमीटर तो आपको पता ही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें याद रखनी है कन्वर्टिंग के लिए। कभी न्यूमेरिकल आ जाए हमारा इस टाइप से तो हम कर सकते हैं यहां से। अब जैसे बोले कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस 5 मीटर, फाइंड वर्क। तो निकाल सकते हैं सीधा सीधा। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। W इज इक्वल टू एफ कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। तो टोटल आंसर 50 जूल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारे से इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके ऊपर। भाई W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है, दोनों को दे देगा। एफ W को दे देगा, एस पूछ लेगा। तो इस तरह के आप न्यूमेरिकल्स आएंगे। सिंपल बस ये देखना है आपको कि कोई यूनिट चेंज तो नहीं करनी है हमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इसे टिपिकल करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा टिपिकल कुछ नहीं होता, सिंपल सा मतलब है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम इसमें। कि सपोज करो ये ब्लॉक है और इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाई F, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। M मास का कोई ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पहुँच गया, ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया यहाँ तक। तो इस पर अगर हम बोले तो आप बोल दोगे फटाफट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। लेकिन सेम कहानी अगर ऐसी ही हो कि ये ब्लॉक हो और लेकिन फोर्स अब ऐसे लगाएं F, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, इस फोर्स ऐसे लगी है किसी एंगल से, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया डिस्प्लेस होकर,
फोर्स ऐसे ही है किसी एंगल पर, तो इस कंडीशन में वर्क क्या होगा बताइए। इस कंडीशन में वर्क को हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें वर्क क्या होगा। क्या फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है? नहीं, ऐसे नहीं लग रही। अब फोर्स जो है किसी एंगल पर है, यानी यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है फोर्स एक्ट बाय एंगल। ठीक है, फोर्स जो लग रही है वो किसी एंगल के द्वारा लग रही है, तो अब क्या होगा। तो देखिए ऐसी कभी केस आ जाता है हमारे पास, तो हमें फोर्स देखना है कि ये फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स लग रही है इस टाइप से, ये एंगल थीटा है, ये एफ है। तो हमें फोर्स के कंपोनेंट्स करने करते हैं, कंपोनेंट्स सारा समय ध्यान से समझना, कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। अगर फोर्स किसी एंगल पर लगे तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल होता है जिसके साथ एंगल होता है इसका, तो उसको बोलते हैं हम एफ कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? एफ कॉस थीटा। इसको बोलते हैं हम एफ साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है कि इफ द फोर्स अप्लाई एनी एंगल तो देन इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल अनदर इज वर्टिकल, एंड जिसके साथ थीटा होता है उसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखें तो इसके देखिए दो कंपोनेंट्स हो गए, ये वाला हो गया एफ कॉस थीटा और ये वाला हो गया आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। ये कौन सा हुआ? एफ कॉस थीटा। ये कौन सा हुआ? एफ साइन थीटा। अब यहां ध्यान से ये देखिए कि ऑब्जेक्ट चला किधर है, किस डायरेक्शन में चला? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट होती है? एफ कॉस थीटा, एफ या एफ साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो एफ कॉस थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो डब्ल्यू होगा यानी आपका जो वर्क होगा उसे लिखेंगे हम एफ कॉस थीटा इंटू एस। आ गया समझ? फोर्स का कंपोनेंट्स लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही हमें यूज करना है। तो फोर्स कंपोनेंट यूज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें फोर्स का वो कंपोनेंट्स लेना है जिसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू इजिकल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। क्लियर है? अगर फोर्स किसी एंगल पर लगी है तो हमें इसी प्रकार से निकालना होगा। अब क्या हमेशा कॉस होगा? ये भी नहीं रटना है हमें। ठीक है, हमेशा कॉस होगा ये भी नहीं रटना है, रटना कुछ नहीं है इसमें। बस हमें क्या समझना है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में हमें फोर्स का कंपोनेंट चेक करना है कि किस डायरेक्शन, कौन सा कंपोनेंट फोर्स का उस डायरेक्शन में है, उसी का हमें यूज करना है। क्लियर है? अब सपोज करो ऐसे ब्लॉक हो, यही ब्लॉक ऐसा हो, फोर्स ऐसे लग रही है एफ, लेकिन इस बार ये एंगल दिया हमें थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हुआ है, ये एंगल थीटा है इस बार, ये एफ है, ये एस है। अब पूछा आपसे इस केस में वर्क डन क्या होगा? क्या फोर्स अभी भी किसी एंगल पर है? हाँ, फोर्स अभी भी एंगल पर है। तो जब भी फोर्स एंगल पर हो हमें उसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, देखिए एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर है? तो इसका देखो ये थीटा वाला कंपोनेंट्स है, तो इसका एक कंपोनेंट्स ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही आगे ऐसे कर सकते हैं इसे। क्लियर हुआ? अच्छा जी, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक इसके साथ और एक इसके साथ, नॉर्मल के साथ, एक इसके साथ एक इसके साथ। क्लियर? मैंने क्या समझाया था? मैंने बताया था कि जिसके साथ थीटा होता है इसे क्या मानते हैं? कॉस। तो ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा,
और ये हो गया इस बार एफ साइन थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा, और ये हो गया एफ कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए किस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट्स है, इस बार फोर्स का एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स है, ठीक है, एफ साइन थीटा। तो इस केस में आप W क्या लिखोगे, इस केस में आप W का, ठीक है, W मीन्स वर्क बोलता हूं मैं, तो W इज इक्वल टू लिखोगे आप एफ साइन थीटा इंटू एस। क्लियर है? तो रटना नहीं है कि हमेशा कॉस आएगा या साइन आएगा, ये ठीक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कॉस और साइन समझते हो गए आप, आगे आएंगे। तो कॉस साइन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे, आपको इनकी वैल्यू की भी नीड पड़ेगी। आप सपोज करो जैसे आपको दे दिया जाए कि भाई साइन, जैसे कुछ वैल्यू ले लेते हैं हमें, आपको जो एंगल मिलेंगे वो मोस्टली कुछ ऐसे टाइप के मिलेंगे, आपको मिलेगा 30 डिग्री, आपको मिलेगा 45 डिग्री ज़्यादा, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे मिलेंगे, और 0 डिग्री भी मिल सकता है। सपोज करो 0 की तो कोई टेंशन ही नहीं है, 0 तो होता ही है। तो अगर हम इसे साइन लिखें यहाँ और यहाँ लिख लें कॉस, ठीक है, आपको कोई भी एंगल मिल जाए तो आप इसकी वैल्यू लिखें। तो साइन थीटा में 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? इसके जस्ट अपोजिट कर देते हैं हम यहाँ पर हम, ठीक है, ये 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 30 की वैल्यू होती है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है 1/2 और इसकी हो जाती है 0। क्लियर है? तो हमें याद रखना है वैल्यू, हम आपको इसी वैल्यू पर क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादा कि भाई यहाँ दे देगा एंगल तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको ताकि ये प्रैक्टिस में आ जाए आपकी। मैं तो जैसे सपोज करो कि आपको दिया कि भाई ये कोई ब्लॉक है और इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगी है 10 न्यूटन। क्लियर है? कितनी लगी है? 10 न्यूटन। और ये वैल्यू है सपोज करो 60 डिग्री, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इस ऑब्जेक्ट का, ये वही 10 न्यूटन, एंगल 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट सपोज करो आपका 5 मीटर। तो आपसे पूछा कि बताइए वर्क डन क्या होगा इस केस में। तो बहुत सिंपल है, पहले हमें क्या करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। भाई देखिए ये फोर्स ऐसे लगी हुई है इस तरह से, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और तो इसके दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, कितनी है ये 10 न्यूटन। तो जिसके साथ एंगल होता है, मैंने कौन सा बताया था आपको, कौन सा होता है, तो कॉस होता है, तो इसको लिख सकते हो आप 10 cos 60। भाई एफ की वैल्यू कितनी है 10, और ये वाला होगा आपका 10 sin 60। क्लियर? ये 10 cos 60, ये 10 sin 60। अब आप ध्यान से देखिए कि इसको चला कौन सा रहा है कंपोनेंट्स, यानी अगर इस केस में आप W क्या लिखोगे, भाई ये तो सपोज करो ये हो गया आपका 10 cos 60, तो ये भी 10 cos 60 है, इसे लिखोगे ऊपर की तरफ 10 sin 60, इसे भी लिखोगे कितना 10 sin 60। अब मुझे ये बताओ कि फोर्स का कौन कॉस वाला कंपोनेंट्स इसको चला रहा है या साइन वाला कंपोनेंट्स चला रहा है, तो इसको कॉस वाला कंपोनेंट्स चला रहा है, ठीक है, कॉस वाला कंपोनेंट्स चला रहा है। तो यहाँ पर हम W क्या लिखेंगे, यानी वर्क डन लिखेंगे हम F cos थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एफ कितनी है हमारी 10, कॉस कितना है 60, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। तो W इज इक्वल टू 10 और cos 60 की वैल्यू देखते हैं यहाँ से, cos 60 की वैल्यू देखो 1/2 है इंटू 5 है, इससे हम डिवाइड कर देंगे 5 जा कितना हो गया 25। तो वर्क कितना आ गया आपका 25 जूल। कर सकते हैं आपको अगर किसी एंगल पर फोर्स मिल जाए, सिंपल है, आपको वो कंपोनेंट्स यूज करना है जिसमें उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
चलो वैल्यू लिखी रहने देते हैं, काम आ जाएंगी अभी आगे। एक और न्यूमेरिकल करेंगे जब, ये 60 और ये 90, ये 1। ठीक है, अभी एक दो न्यूमेरिकल्स और कराएंगे जिससे समझ सकते हो। थोड़ा सा हम इसे और कंसेप्ट को आगे पढ़ लेते हैं। तो हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क समझते हैं। तो वर्क को हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन किसे बोलते हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन उसे बोलते हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन, देखिए दो तरह की डेफिनेशन लिख पाऊंगा आपको जो समझ जाओ। व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 90, ठीक है, 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, ऐसा एंगल कौन सा होता है, एक्यूट होता है। तो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 90, एक्यूट एंगल, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये एंगल के टर्म्स में समझाया। या फिर इसको देखिए दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट of object, when the displacement of object in the direction of apply force, work done is positive. Work done is positive। आ रहा है समझ में। उस वर्क को हम पॉजिटिव कहेंगे जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो और उसी में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। यानी अगर सपोज करो यहाँ कोई ब्लॉक है, इसको हम ऐसे फोर्स लगाएं या फिर, ठीक है, पहले केस देख लीजिए, ऐसे करके और ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन इस केस में कैसा है, पॉजिटिव। या फिर हम ऐसे, ये फोर्स है, कोई एंगल थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ऐसे फोर्स है, ये थीटा है, ये एस है, तो इन दोनों केसों में जो वर्क डन है वो कितना है आपका, पॉजिटिव। क्लियर है क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन। तो ये पॉजिटिव वर्क डन होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट when the angle between force and displacement ठीक है 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, ऑब्टूस एंगल बोलते हैं जब होगा। तो when the angle between the force and displacement 90 थीटा एंड 180, यानी 180 से छोटा हो बट 90 से बड़ा हो, वर्क डन
इज नेगेटिव। ठीक है, और ये दूसरी सेंस में समझते हैं इसे हम कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन opposite direction of apply force, when the displacement in opposite direction of force, ठीक है, फोर्स लिख लीजिए, चलो मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ आपको कैसे करना है। फोर्स, वर्क डन इज नेगेटिव। अब आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, या तो वो चलेगा नहीं। सिंपल सा मतलब है, अगर हमने कम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई तो चलेगा नहीं, डिस्प्लेस नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी फोर्स को, किसी बॉक्स को या किसी भी चीज को ऐसे पुश करें और वो ऐसे आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई सपोज करो आपसे बोला जाए कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स ऐसे लगाई, क्या ये ऐसे आ सकता है? इधर ऐसे तो नहीं आ सकता, पक्का है भाई। या तो ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा तो आगे की तरफ चलेगा। फिर नेगेटिव किसे बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि अपोजिट में बोलना है, तो ठीक है, ये इसको समझना है हमें। तो देखो सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमने ये इस ब्लॉक पर फोर्स लगाई और ये ब्लॉक यहां डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट एस, तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि फोर्स भी हमने लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी। हम इस फोर्स का वर्क नहीं पूछ रहे आपसे, हम पूछ रहे हैं वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या पूछ रहे हैं? वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अप्लाई फोर्स का नहीं पूछ रहे, इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, उसके वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होती है? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होती है, ठीक है, जो मोशन, जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। जिधर ऑब्जेक्ट चलता है उसके अगेंस्ट में लगती है हमेशा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो क्या फ्रिक्शन ऐसे चले, ऐसे आएगा? भाई ऐसे फ्रिक्शन की फोर्स आएगी, देखो ध्यान से, ऐसी तो आएगी। अब देखो फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है? इधर। तो इसका मतलब है अब कैसा हो गया? अब तो ये समझ में आ गया कि अब तो नेगेटिव हो गया। तो W बाय फ्रिक्शन फोर्स, आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है, तो इसका होगा F के इंटू एस, आ रहा है में, और कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा आप देख भी सकते हैं, W फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, F, और एंगल कितना हुआ इसमें? ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है ऐसे, तो F cos 180 इंटू एस, और जो cos 180 की वैल्यू होती है भाई वो होती है -1, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। या फिर आपसे बोला जाए कि भाई ऐसे कोई ब्लॉक है, हमने इस पर फोर्स लगाई ऐसे और इसको यहां डिस्प्लेस कर दिया h मीटर ऊपर, ठीक है, ये है आपसे। तो आपसे पूछा कि भाई अब वर्क डन बताना है इस केस में, किसका वर्क डन? अप्लाई फोर्स का नहीं बताना है, आपको बताना है ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन। किसका बताना है? ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, जो अर्थ लगाती है। तो अर्थ, ग्रेविटी की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा नीचे की तरफ लगती है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो सिंपल सा ये वर्क डन भी हो गया आपका एफ एच कॉस 180। तो आप इसे भी लिखोगे -F.H। कुछ आया समझ में? तो वर्क डन नेगेटिव किसका होता है? वर्क डन अप्लाई फोर्स का नहीं होता है। अप्लाई फोर्स का तो सिंपल सा मतलब है, अप्लाई फोर्स का तो ऑब्जेक्ट का चलेगा ही नहीं, वर्क जीरो हो जाएगा, अदरवाइज वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन। लेकिन अगर हम किसी और के बारे में पूछ लें, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछ लिया, ग्रेविटी के बारे में पूछ लिया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वर्क डन नेगेटिव है, उनका वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि वो अप्लाई फोर्स अगेंस्ट हो लगती है। क्लियर हुआ कुछ? नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? चलिए जीरो वर्क क्या होगा?
जीरो वर्क भी देख लेते हैं। जीरो वर्क डन। तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और थर्ड इज जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो देखते हैं। व्हेन द एंगल, पहले एंगल का देख लेते हैं फिर वैसे बता देंगे। व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when the angle between force and displacement is 90, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन आपका जीरो होगा। या फिर दूसरी कंडीशन आपको बता ही दी है, इफ फोर्स अप्लाई, इफ force apply but एक कंडीशन है there is no displacement, तो भी वर्क डन जीरो हो सकता है, ठीक है। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज जीरो, पॉसिबिलिटी है। या उनके बीच में एंगल 90 आ जाए तब भी पॉसिबिलिटी है कि जीरो है। अब देखिए जैसे सपोज करो हमने ये ब्लॉक लिया, इस पर एफ ऐसे फोर्स लगाई और ये यही है, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और एस की वैल्यू क्या है जीरो, तो W इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने ऐसे ब्लॉक लिया, इसे ऐसे उठाया, ठीक है, फोर्स लगाई है आपने ऐसे करके, अब आप ऐसे चल रहे हो आगे और ये पहुंचा दिया आपने यहां, ठीक है, आप ऐसे पहुंच गए आगे, एस हो गया। आपसे पूछा इस केस में वर्क डन क्या होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि एक पोर्टर है, उसने एक सूटकेस उठाया हुआ है अपने सिर पर और प्लेटफॉर्म पर चल रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसका वर्क डन क्या होगा, तो उसका वर्क डन क्या होता है, उसका वर्क डन जीरो होता है। तो आप समझ जाओगे जीरो क्यों होता है उसका वर्क डन, उसने फोर्स नहीं लगाई, फोर्स तो लगाई है उसने, और वो चला भी है तब भी जीरो। तो देखिए क्या है कंडीशंस, इस जरा इस कंडीशन को देखिए कि एफ किधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, इनके बीच में एंगल कितना है 90, भाई फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, अरे समझ में। तो अगर हम W इक्वल टू लिखेंगे तो मैंने बताया था क्या लिखोगे, एफ एस कॉस 90, भाई एंगल कितना है बीच में 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने जीरो, तो W इक्वल टू जीरो। इसलिए ये जो वर्क डन है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि फोर्स ऐसे लगी है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 90। अगर एंगल 90 है तो वर्क डन जीरो, आ रहा समझ में, जीरो 90 से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए तभी वर्क डन निकलता है। देखिए 90 से छोटा है तो निकाल सकते हैं, अगर 90 पर चल रहा है तो जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, आ रहा समझ में। अच्छा, और देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाकर हम ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमा दें, ऐसे करके ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहीं आ गया वापस, तो इस केस में W इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एफ डॉट एस, कोई हमने फोर्स लगाई हुई है इस पर, W इक्वल टू एफ डॉट एस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, भाई ये स्टार्टिंग ए से चला ए पर ही आ गया, तो इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना उसका, ए से चला ए पर आ गया वापस, तो वर्क डन कितना हुआ जीरो। क्लियर है कंडीशंस, तो जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जीरो क्या है, कंडीशंस आ गई समझ में।
पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है। अप्लाई फोर्स पर नेगेटिव होता है, ग्रेविटी की अप्लाई फोर्स बोलेंगे या फ्रैक्शन की फोर्स, अपोजिट वाली फोर्स बोलेंगे, उन पर वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो के केस बता दीजिए, ठीक है। तो ये वर्क डन के केस हो गए। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए। तो लीजिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम कि इफ a force of 50 Newton apply of an object and displacement, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर in horizontal direction, find work done by friction force। अरे समझे, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क पूछा है। तो देखिए यहां पर F कितना है 50 न्यूटन, S कितना है 10 मीटर। चलिए जी, तो W इजिकल टू क्या होगा, W किसका निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का। तो हम कैसे लिखेंगे, F S, तो W इजिकल टू F कितना है 50, और फ्रिक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, फ्रिक्शन का समझ में आ रहा है ना, फ्रिक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये यहाँ है। फ्रिक्शन की फोर्स ऐसे लगी होगी, आप इसको यहाँ ले गए 10 मीटर, तो फ्रिक्शन की फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर, तो हम इसे लिखेंगे -10 मीटर। आगे सुनिए, फ्रिक्शन के लिए -10 है क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है, तो कुल कितना हो गया 500 जूल, 500 जूल। क्लियर हुआ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है, सपोज कीजिए कितने का है 10 kg का है, इसको ऐसे उठाया हमने और यहाँ ले गए 10 kg के ब्लॉक को, और ये हाइट 10 मीटर है। आपसे पूछा वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। क्या गिवन दे रखा है, और जी की वैल्यू को मान लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, एक तो m दे रखा है आपको कितना 10 kg, एक h दे रखा है 10 मीटर, एक g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में w इजिकल टू क्या होगा, fs या fh, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा f क्या है, वेट भाई नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ग्रेविटी कौन सी फोर्स लगाती है mg, तो हम लिख सकते हैं w इजिकल टू mgh। अरे सर में mgh। चलिए जी, तो m कितना 10, g कितना 10 और h कितना -10। समझ में आ रहा है -10 क्यों है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, ये नीचे की तरफ है, तो कितना हो गया 1000 जूल, कितना नेगेटिव। क्लियर हुआ, कर सकते हैं आप इजीली क्वेश्चंस। चलिए एक आध क्वेश्चंस और कराते थे हम आपको। ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगी है एफ की वैल्यू मान लीजिए 15 न्यूटन, ठीक है।
एंगल ले लेते हैं हम, कितना ले लें 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो आपसे पूछा वर्क डन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है हमें फोर्स के कंपोनेंट्स बन गए। तो देखिए ये वाला कंपोनेंट से आपको पता है एंगल इसके साथ है, तो आप इसको लिख सकते हो 15 cos 60, और इसको लिखोगे 15 sin 60। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख सकते हो 15 cos 60 और 15 sin 60। आपको W लिखना है, तो वर्क डन इजिकल टू एफ एस, तो F का कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा हमें, F cos थीटा इंटू एस। कॉस क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है ओरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, तो W इजिकल टू एफ cos थीटा डॉट एस, तो W इजिकल टू कितना हो गया आपका, W इजिकल टू हो गया, F की वैल्यू है 15 cos 60 और इंटू 10, तो W इजिकल टू 15 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज 10, इससे इसको 5 टाइम्स काट दीजिए, तो W इजिकल टू 75 जूल। ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ में दे दे, एम के क्वेश्चन दे दे, जी को दे दे, अगर ऊपर दे दिया तो एम जी हम निकाल सकते हैं, एक्सटेंशन करा के दे दे, एम ए से बना सकते हैं क्वेश्चन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चनों में आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्क का पूरा कंसेप्ट एक ही लेक्चर में। ठीक है, कि वर्क क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होता है, और कैसे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो आई होप दैट will be clear for you, and if any doubt तो you can comment और we will try to solve it। बस हमारा यही एक एम है जो हम हर बार रखते हैं कि आप बढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।